हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं टू दी पॉइंट सीरीज में फ्रॉम सम्यक सिविल सर्विसेज। आज हम लोग करने वाले हैं संसद का दूसरा भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने पिछले वीडियो में संसद के भाग एक को देख लिया था, संसद में लोकसभा और राज्यसभा को देख लिया था। आज उसके अंदर की और बाकी सारी बातें समझते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है संसद का सत्र। संसद के सत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग प्रमुख रूप से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है जो नियमित सत्र होता है और दूसरा होता है आपका विशेष सत्र। विशेष सत्र अगर हम लोग देखें तो अभी आपको हाल ही में पता होगा, न्यूज में चल रहा था कि स्पेशल एक कमिटी, एक स्पेशल आपका सेशन बुलाया गया था, उसी को हम लोग विशेष सत्र बोलते हैं, जो कि प्रमुख रूप से आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जाता है। और जो नियमित सत्र हैं उनको अगर देखा जाए तो तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। प्रमुख रूप से ये तीन सत्र होते हैं। पहला जो होता है वो बजट सत्र होता है, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। इसमें सबसे लंबा सत्र जो होता है वो होता है बजट सत्र और सबसे छोटा सत्र जो होता है वो होता है आपका शीतकालीन सत्र। आगे बढ़ते हैं। सत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो सत्र के जो अनिश्चित काल की अगर हम लोग बात करें, सत्र के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद राष्ट्रपति सत्रावसान की घोषणा करता है। तो यहां पर आपको समझना होगा कि सत्र का जो अनिश्चित काल के लिए जो घोषणा होती है वो सभापति करता है और फिर जब सत्रावसान की जब बात आती है तो वो राष्ट्रपति करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। संसद की जो बैठक होती है उसके में अधिकतम जो अंतरकाल होता है वो कितना होता है, वो 6 महीने का होता है। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी सत्र को अगर हमें स्थापित करना है या बुलाने के बाद उसे बैठाना है तो उसके लिए कुछ न्यूनतम संख्या की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग बोलते हैं गणपूर्ति, जिसको अंग्रेजी में कोरम का नाम दिया जाता है। कोरम की अगर हम लोग बात करें तो जो सत्र चलाने के लिए जो न्यूनतम जो सदस्यता चाहिए होती है उसी को हम लोग बोलते हैं कोरम। तो एक न्यूनतम संख्या जो बैठक आरंभ करने या कार्यवाही करने के लिए आवश्यक होती है उसे हम लोग बोलते हैं गणपूर्ति या फिर कोरम कहा जाता है। कोरम की अगर हम लोग संख्या देखें तो ये होती है कितनी, ये होती है 1/10। 1/10 कुल संख्या का 1/10 मतलब 10% जो है अगर लोग हैं तो काम बनेगा, नहीं तो फिर वो बैठक नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सदन की जब हम भाषा की बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि सदन की जो भाषा है वो कहां पे है। अनुच्छेद 120 में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ही बताया गया है, पर आपने देखा होगा सामान्य तौर से कि बहुत लोग जो हैं अपनी भाषा में, जो उनकी मदर टंग होती है उसमें ही वो बोलते हैं। तो उसके लिए उन्हें एक विशेष अनुमति चाहिए होती है जो कि सभापति या स्पीकर से मिलती है और उसके बाद वो अपनी भाषा में बोल सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें एक और जो चीज आपको जानने योग्य है वो ये है कि अनुच्छेद 122 जो है वो ये कहता है कि जो भी संसद में जो प्रक्रियाएं, जो अनियमितताएं हो रही हैं उसके लिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, जब संसद का जो सत्र है बैठ गया है तो उसमें होते हैं विधेयक। अब ध्यान समझिएगा, विधेयकों का जो प्रकार है उसको समझने से पहले आपको ये समझना है कि क्या प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया में सबसे पहले कोई भी विधेयक पेश किया जाता है, उस पर चर्चा होती है, उसको फिर पारित किया जाता है और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग विधायी प्रक्रिया कहते हैं, जो कि एक विधेयक को नियम बनाने में कह सकते हैं, नियम बनाने के लिए उपयोगी होती है। अब यहां पर जानने वाली बात यह है कि ये जो पूरा जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है ये खासकर 3 बैठकों या आप कह सकते हैं इसकी कितनी सिटिंग्स होती हैं, 3 रीडिंग्स होती हैं, 3 सिटिंग्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले प्रथम बैठक जो होती है वो खासकर सिर्फ और सिर्फ एक प्रारंभिक स्वरूप होता है जो कि किसी विधेयक के बारे में बताया जाता है। दूसरा, पूरी तरीके से डिटेल में चर्चा जो होती है वो दूसरी बैठक में होती है या फिर दूसरे आप कह सकते हैं सिटी रीडिंग में की जाती है और तीसरी रीडिंग में राष्ट्रपति के पास उसे भेज दिया जाता है, जिससे कि वहां पे वो हस्ताक्षर करेंगे कि नहीं करेंगे वो पता चल जाए। और अगर वो हस्ताक्षर हो जाते हैं तो फिर वो विधेयक जो है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका नियम या कानून बन जाता है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो जो विधेयक पेश किया जा रहा है वो कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले ये साधारण विधेयक, एक होता है आपका धन विधेयक और तीसरा जो होता है वो होता है आपका वित्त विधेयक। चौथा एक और विधेयक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं संविधान संशोधन विधेयक। अगर हम सबसे पहले साधारण विधेयक की बात करें तो ये आमतौर से जो लिखा रहता है वो आपका 107 और 108 में लिखा रहता है, परंतु हम सभी लोग जानते हैं कि 108 में संयुक्त बैठक के प्रावधान को लिखा गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। धन विधेयक की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए जो आपका अनुच्छेद है वो क्या है, वो है 110। और यहां पे वित्त विधेयक की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए जो अनुच्छेद है वो है आपका 117
मतलब इसके दो हिस्से होते हैं, तो 117 जो है वो आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आता है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक, सबसे ज्यादा जो विधेयक पारित होते हैं वो साधारण विधेयक ही होते हैं, और इस बात को ध्यान रखेंगे कि साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक भी कराई जा सकती है। साधारण विधेयक किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। साधारण विधेयक जो है उस पर राष्ट्रपति जो है अपने किसी भी वीटो का उपयोग कर सकता है। और खास बात यह है कि जो साधारण विधेयक है उसके लिए संयुक्त बैठक जो है उसको किया जा सकता है। यहां पर जब हम बात करते हैं धन विधेयक की, तो धन विधेयक जो है ये एक बहुत ही खास विधेयक होता है जो कि लोकसभा से ही शुरू होता है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से शुरू होता है। ये इसमें जो सबसे ज्यादा शक्ति होती है वो किसकी होती है? वो लोकसभा की होती है। राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें, धन विधेयक के संबंध में शक्तियां काफी कम होती हैं। तो राज्यसभा जो है धन विधेयक के संबंध में उसे सुझाव के लिए अपने पास केवल 14 दिन तक रख सकती है। अगर 14 दिन के अंदर अंदर उसने सुझाव के लिए वापस लोकसभा को नहीं भेजा तो यह मान लिया जाता है कि यह विधेयक जो है पारित हो चुका है राज्यसभा से। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसमें धन विधेयक में हम ये भी जानते हैं कि धन विधेयक में जो राष्ट्रपति है वो हस्ताक्षर करता ही है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही इसे शुरू किया गया था, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो हस्ताक्षर करेगा ही करेगा। इसके बाद आता है वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक जो है और धन विधेयक जो है ये दोनों ही आपके कर संबंधी होते हैं, परंतु सारे के सारे धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, परंतु सारे वित्त विधेयक जो हैं धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं जो भी धन विधेयक नहीं होते हैं, जो भी आपके धन विधेयक नहीं होते हैं वो आपके वित्त विधेयक में जाते हैं, अगर वो वित्त से संबंधित हैं तो। ठीक है, आ रहा है समझ में ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो चौथा हिस्सा होता है विधेयकों का वो होता है आपका संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए जो अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 338 जो है वो ये कहता है कि संविधान में अगर कोई किसी भी तरीके का संशोधन करना है तो हमें किस प्रोसीजर से करना है या किस प्रक्रिया से करना है, वो सब आपका अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है। इसकी सबसे खास बातें क्या है? क्या कि किसी भी सदन में ये प्रस्तुत किया जा सकता है, ये धन विधेयक की तरह नहीं है कि इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सके। ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है या पूरा स्थापित हो सकता है। और जानने वाली जो बात है वो ये है कि इसे दोनों में अलग अलग पारित होते हैं, ये मतलब कह सकते हैं इसको होना जरूरी है। और ये जब पारित होगा या आप कह सकते हैं किस बहुमत से होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए ये विशेष बहुमत की आवश्यकता रखता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है कि विशेष बहुमत में क्या क्या चीजें आती हैं। तो विशेष बहुमत एक सामान्य बहुमत होती है। तो सामान्य बहुमत हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम विशेष बहुमत के बारे में समझ लेते हैं। विशेष बहुमत में जब हम लोग बात करते हैं तो उपस्थिति एवं मतदान करने वाले का कितना 2/3 बहुमत यहां पर होना चाहिए। तो यहां पर आपको यह समझना है कि जो 2/3 बहुमत की बात हो रही है यहां पे ये टोटल मेंबरशिप की बात हो रही है। टोटल मेंबरशिप का मतलब जितने लोग उपस्थित हैं वो नहीं, जितने लोग पूरी तरीके से इस सदन में हैं, भले उस दिन उपस्थित हो ना हो, उसकी पूरी सीटों की जो संख्या है उसका 2/3 हिस्सा होना चाहिए। और उसके बाद आप तभी उसको हम क्या बोल सकते हैं? विशेष बहुमत कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यह भी आपको ध्यान समझना है कि इसके संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। संयुक्त बैठक इसके संबंध में नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होती है और ना तो अनुमति रोक सकता है इसमें, और ना ही पुनर्विचार के लिए ये भेज सकता है। तो ये एक बहुत ही खास प्रावधान है। किससे संबंधित है? ये आपका संविधान संशोधन से संबंधित है। और संविधान संशोधन की जो अनुच्छेद 368 है उसमें जो विशेष बहुमत है उसमें अगर कोई ऐसा विषय है जो कि संघ और राज्य के दोनों के बीच में कोई संबंध स्थापित कर रहा है या उसके बीच में कोई परिवर्तन या किसी तरीके का संविधान संशोधन ला रहा है, तो फिर वहां पर आपको रेटिफिकेशन की भी जरूरत होती है राज्यों की। मतलब राज्यों की भी आपको वहां पर कह सकते हैं अनुमति और जो उनके ओपिनियंस होते हैं, जो उनके प्रभाव होते हैं, उनको लेना जरूरी होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों की जो संसद की जो प्रक्रिया है वो हमने देखी। संसद की प्रक्रिया में सबसे पहले विधेयकों के बारे में हमने पढ़ लिया, कितने प्रकार के विधेयक थे वो हमने समझ लिए। अब हम देखते हैं कि जब ये संसद की जो प्रक्रिया जब शुरू होती है तो उसमें अलग अलग तरीके के समय काल होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध 2 काल हैं, जिसमें एक है आपका प्रश्न काल और दूसरा है शून्य काल। तो प्रश्न काल की अगर हम लोग बात करें तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये प्रश्न पूछने के लिए काल बनाया गया है, जो कि 11 बजे से 12 बजे तक की व्यवस्था में चलता है। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनको 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है तारा अंकित प्रश्न, दूसरा है अतारा अंकित प्रश्न और तीसरा है आपका अल्प सूचना
प्रश्न होता है ये। अब इसमें तारांकित प्रश्न, जिसको अंग्रेजी में स्टार्ड क्वेश्चंस कहा जाता है, आपको समझ में भी आता है, आपने नोट्स में भी पढ़ते हैं, हमेशा जब स्टार पॉइंट बनाते हैं तो स्टार पॉइंट हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये जो है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दिए जाते हैं। याद रखेंगे, इसके जो उत्तर होते हैं वो मौखिक रूप से दिए जाते हैं, और इसमें जो प्रश्न होते हैं वो पूरक और अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब यहां पर आपके सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। यहां पर ये जो जानने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि लोकसभा में अधिकतम 20 पूछे जा सकते हैं और राज्यसभा में केवल 15 क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अतारा अंकित प्रश्न की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपके अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि प्रश्न के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं। तो यहां पे हमने देखा था मौखिक रूप है, यहां पर क्या है, यहां पर आपका लिखित रूप में दिए जाते हैं, और पूरक और अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। भाई सीधी सी बात है, पूरक और अनुपूरक प्रश्न तो तभी पूछे जाएंगे ना जब आप ओरली कोई चीज बता रहे होंगे। तो लिखावट में अगर देंगे तो दोबारा से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समय बहुत लगने वाला है। और यहां पर आपको जानने योग्य जो बात है वो ये है कि लोकसभा में अनस्टार्ड क्वेश्चंस जो हैं उनकी संख्या जो है वो 230 तक की, ये वैसे तो बढ़ के आपके 250 भी जाती है, पर सामान्य तौर से ये 230 रखी गई है कि तो 230 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अल्प सूचना प्रश्न, जिसको शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कहा जाता है, तो इसमें शॉर्ट नोटिस की जब बात आती है तो अवधि जो है वो है 10 दिन से कम की जो सूचना है। याद रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसमें 10 दिन का आपको समय मिलता है। इसमें कोई गंभीर तथा राष्ट्रीय महत्व का जो प्रश्न है वो पूछा जाता है और उसमें पहले से सूचना दे दी जाती है कि भाई आपसे हमें ये क्वेश्चन पूछने हैं, तो ये भी आपको लिखित रूप में देने होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो शून्यकाल आता है। तो शून्यकाल याद रखेंगे संविधान के अंदर नहीं लिखित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये आपकी जो पार्लियामेंट की जो रूल बुक है उसमें भी नहीं है। ये प्रक्रिया जो आप कह सकते हैं जो संहिता है या एक तरीके से जो रूल जो आपकी बिजनेस रूल बुक है उससे संबंधित है, जो कि प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नियमों का उल्लेख, नियमों में उल्लेख नहीं है इसका। ठीक है, मीडिया द्वारा दिया गया है ये नाम, और 12 से 1 बजे तक के बीच में इसको प्रमुख रूप से रखा जाता है। और इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो ये है कि जो गंभीर विषय हैं, जो गंभीर विषय हैं और जो राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार या आदि से संबंधित विषय हैं, उनसे संबंधित अगर कोई मुद्दा उठाना है तो आप इस शून्यकाल में बिल्कुल मुद्दा इसको उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आधे घंटे की जो चर्चा होती है, आपको समझ में भी आ रहा है, आधे घंटे की जो चर्चा है उसका समय काल आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। 5 से 5:30 तक का होता है, और ये हफ्ता में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होती है, और ये 3 दिन पूर्व इसकी सूचना आपको देनी होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के विधेयक जो हैं वो हम लोगों ने देख लिए। अब एक बहुत ही खास जो अनुच्छेद है, जो कि अनुच्छेद नंबर है 112, उसके बारे में समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे ही क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 112 में क्या लिखा है, तो वो सामान्य रूप से हम उसको बोलते हैं बजट, परंतु अगर इसका विवरण देखा जाए तो ये क्या है, ये है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कहा जाता है, जो कि एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। और यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। मतलब जितने भी आपको पैसे मिलने वाले हैं, जितने भी जाने वाले हैं, एक्सपेंडिचर जो है जो आपको मिलने वाला है, वो सारी चीजों का पूरा जो लेखा जोखा है वो आपका बजट में आता है। और जानने वाला जो बात है वो ये है कि जो वित्तीय वर्ष जो चालू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आरबीआई से अलग है, आरबीआई का अलग होता है, ये हमारा जो बजट सेशन से संबंधित उसका ये वित्तीय वर्ष बताया जा रहा है। अब वित्तीय वर्ष तो हम लोगों को समझ में आ गया। फिर हम लोगों की बात आती है कि जब हमें आने वाले साल के लिए जो पैसे निकालने हैं तो पैसे कहां से निकलेंगे और पैसे कैसे निकलेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, पैसे निकालने का जो तरीका है उसके लिए हमें एक खास तरीके का विधेयक के बारे में समझना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विनियोग विधेयक, जो कि अनुच्छेद 114 में इसकी प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा है 114 में? 114 में यह लिखा है कि संसद द्वारा पारित अनुदान मांगों की पूर्ति के लिए संचित निधि, किस निधि से? संचित निधि से राशि निकालने
या लेने हेतु विधेयक जो लाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं विनियोग विधेयक कहलाता है। और इसकी सबसे खास बात है कि यहाँ पे राशि जो निकल रही है वो कहां से निकल रही है, वो राशि संचित निधि से निकलेगी या फिर आकस्मिक निधि से निकलेगी। तो कब संचित निधि से निकलती है और कब आकस्मिक निधि से निकलती है इसको समझते हैं। तो पहले तो आप ये समझिए एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि संचित निधि कहां पे लिखा हुआ है, तो ये लिखा है 266 में, 266 में लिखा हुआ है। और ये समस्त राजस्व प्राप्ति से संबंधित है। कर एवं कर राजस्व, ऋण या पूर्व में दिए गए जो ऋण है का जो पैसा है जो अब वापस मिला है वो सब इसी के अंतर्गत आता है। यह निधि संसद के अधीन होती है, इस बात को भी ध्यान रखने वाली बात है। और जितनी भी आपकी जो सारी चीजें हैं, जो सामान्य रूप से जितना भी पैसा सरकार देती है अलग अलग सैलरीज के रूप में या किसी भी चीज में, वो सब आपका संचित निधि से जाता है। ठीक है, याद रहेगा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, आकस्मिकता निधि लिखा हुआ है यहां पर। तो आकस्मिक रूप से कभी भी कोई ऐसी परिस्थितियां आ गई जहां पर हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें एकदम तुरंत पैसे की जरूरत पड़ती है, तो फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका अनुच्छेद 267 में। और ये कैसे निकाल सकते हो पैसा, तो भाई सीधी सी बात है, ये राष्ट्रपति के अधीन होती है और इसके लिए हमें अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, आ रहा है समझ में। और ये दोनों ही जो निधि है, इससे पैसा निकालने के लिए आपको संसद की विधि का जो प्रक्रिया है उसको लेना पड़ेगा, उसको धारण करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये पैसा मिल पाएगा। अब बढ़ते हैं प्रमुख संसदीय समितियों के बारे में। तो प्रमुख संसदीय समितियों की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग प्रमुख रूप से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। यहां पर सबसे पहले आती है आपकी स्थायी समितियां और दूसरी आती हैं तदर्थ समितियां, जो कि आपको इंग्लिश में एडहॉक कमिटीज भी कहते हैं, जो कि समय समय पर जब हमें जैसी जैसी जरूरत पड़ती है उस हिसाब से बनाते हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर बनाई जाती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यह जो स्थायी समितियां हैं ये प्रमुख रूप से 6 प्रकार की होती हैं। कितने? 6 प्रकार की होती हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा प्रख्यात है, जो आपके एग्जाम में आती है, वो है आपकी वित्तीय समितियां, वित्तीय समिति। और ये जो वित्तीय समितियां हैं इनको हम लोग फाइनेंशियल कमिटीज कहते हैं। इनको हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं, या प्रमुख रूप से ये 3 होती हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आता है अनुमान या आकलन समिति, जिसको हम लोग सरल भाषा में प्रकलन समिति कहते हैं, अंग्रेजी में एस्टिमेट कमिटी कहते हैं। ये लोकसभा की समिति होती है। इसका अर्थ ये है कि इसमें जो 30 सदस्य आप देख रहे हैं, ये 30 के 30 सदस्य जो हैं ये लोकसभा से ही होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये 1950 से कार्यरत है और मुख्य कार्य जो इनका रहता है वो क्या है, जो अनुदान मांग प्रस्तुत की गई है उनकी जांच करना। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें प्रमुख रूप से कौन रहेंगे, विपक्ष के जो नेता हैं, जो विपक्ष के जो सदस्य हैं, वो इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल यहां पे निभाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद मंत्री सदस्य नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और निर्वाचन अनुपातित प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के कारण होता है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात मैंने आपको पहले कही वो ये है कि इसमें विपक्ष के सदस्य भी इस समिति के सदस्य हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमिटी, आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि भाई पब्लिक का जो पैसा है उसकी अकाउंटिंग करने के लिए जो समिति के गठन किया जाता है उसी को लोक लेखा समिति कहा जाता है। सबसे पुरानी समितियों में से एक है ये, और 1921 से ये बनी थी, अंग्रेजों के टाइम पर बनी थी। और संयुक्त समिति के स्वरूप में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। और इनका भी चुनाव जो होता है वो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा ही होता है, जिसको हम लोग अनुपातित प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा कह सकते हैं होता है। सबसे खास बात है वो ये है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जांच में सीएजी की सहायता लेती है, कौन लेती है जांच में सीएजी की सहायता, तो वो है आपकी लोक लेखा समिति। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो सीएजी है वो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड है, किसके लिए, पब्लिक अकाउंट कमिटी के लिए। इसके जानने वाले जो तत्व हैं वो ये हैं कि सबसे प्रथम अध्यक्ष जो थे WH हेली थे, और स्वतंत्र भारत में जो थे वो थे आपके कौन, RK षण्मुखम चेट्टी, याद रखेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सार्वजनिक उपक्रम समिति, जिसको पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी भी कहा जाता है। पब्लिक अंडरटेकिंग का मतलब यहां पर यह है जो PSU से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनसे संबंधित यह समिति है, जो कि वर्ष भर देखती है कि PSU किस तरीके से काम कर रहे हैं और उनके बारे में क्या क्या वो आकलन देती है। तो इसमें जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, वो भी 22 है। और इसमें 15 लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से आते हैं। और इसमें जो जानने योग्य बात है
वो ये है कि कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर इस समिति का गठन 1964 में हुआ था और इसका मुख्य जो कार्य होगा वो क्या होगा, जो भी आपके सार्वजनिक उपक्रम हैं उनसे संबंधित जो भी जानकारियां जो भी संसद को चाहिए होंगी वो सारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था यही समिति कराने वाली है। तो यहां पर हम लोगों ने बहुत ही कम समय में संसद के जो अहम अंग थे, देखिए बहुत अहम अंगों को ही हम लोगों ने यहाँ पे टच किया है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये शॉर्ट में आपको पूरी की पूरी संसद मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। जय हिंद।